विधायक की वह खत्म हो जाएगी और वहाँ पर क्या होंगी फिर से वह उपचुनाव उपचुनाव आपने सुना होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की अभी 2020 में हुए थे। गोविंद सिंह जो परिवहन मंत्री हैं वह कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तो उनकी जो विधायक की थी वह खत्म हो चुकी थी, तो फिर से क्या हुए उपचुनाव हुए और उपचुनाव के द्वारा फिर से वो विधायक बने और मंत्री भी हैं अभी वर्तमान में। तो इस तरह से मतलब दल बदल कानून बनाया गया कि जो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्वामी सिस्टर एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज से हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं। पॉलिटी यानी कि राजनीति दोस्तों, वो राजनीति जिस एग्जाम में आपसे पूछी जाती है उसके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे वह आपकी यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, पटवारी हो, कुछ भी हो, आपसे यदि राजनीति पूछी जाती है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। तो ज़रूर आप एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम आज से आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है पॉलिटी में, संविधान। तो हम संविधान आपको बता देते हैं। देखिए पहले क्या होता है संविधान और एक होता है आपकी आईपीसी। आईपीसी क्या होता है तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। तो दोस्तों मतलब अपराध करने के बाद में पुलिस आपको कैसे धोती है, कैसे आपको लते आती है, कैसा व्यवहार करती है अपराध के बाद, वो आईपीसी मिलता है। इसमें धाराएं होती हैं, इसमें अनुच्छेद नहीं होती दोस्तों, क्या होते हैं धाराएं। आपने सुना होगा कि धारा 302 के तहत सजा मिली, धारा 307 के तहत, धारा 295 के तहत। तो आपके लिए धाराएं किस में देखने को मिलेंगी, आईपीसी में, यानी कि इंडियन पेनल कोड। और दोस्तों एक होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्रिमिनल तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इसका सीआरपीसी का क्या अर्थ होता है। देखिए जब भी पुलिस आपको अपराध की बात गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस धोएगी और पुलिस धो लेगी, तो उसके बाद में आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कोर्ट में जैसे ही पेश करेंगे तो आपको जो जज होते हैं कोर्ट के, वह किस धारा के अंतर्गत आपको सज़ा सुनाते हैं, जो भी धारा के अंतर्गत सज़ा सुनाते हैं वह होती है सीआरपीसी। ठीक है, समझ में आ गया। सीआरपीसी एक कोर्ट से संबंधित होती है, ठीक है, और ये पुलिस से संबंधित होती है। तो हम इनको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हम संविधान पर फोकस करते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं, तो देखिए संविधान सभी के लिए समान कानून। तो सभी के लिए कैसा कानून होता है, समान कानून। ये तो हो गया संविधान का शब्दार्थ, संविधान समान कानून, ठीक है। तो देखिए और दूसरी परिभाषा दी हम आपको बता दें तो इसकी दूसरी परिभाषा होती है कि जिस किसी देश का कानून जिन मूलभूत नियमों पर चलाया जाता है उसे उस देश का संविधान कहते हैं। ये दोस्तों मुझे शायद 11th या 10th में है ये परिभाषा, तो मुझे वही याद थी, तो मैंने ये आपको वही परिभाषा बता दी। लेकिन यदि आपको शॉर्ट में याद रखना है तो ये सभी के लिए कानून रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि संविधान क्या है, तो संविधान एक प्रकार का कानून है। संविधान एक प्रकार का क्या है, कानून है, या कानून का संग्रह भी आप बोल सकते हैं। संग्रह मतलब आप बुक भी बोल सकते हैं। संविधान क्या है, बुक है, कानून की बुक है, कानून का संग्रह है, एक प्रकार का कानून है। तो ये सब आप बोल सकते हैं संविधान को, ठीक है। अब बात आते हैं दूसरे। तो देखिए संविधान के जो भाग हैं वह कितने होते हैं, संविधान के भाग 22 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 22। जिस प्रकार एक किताब में लेसन होते हैं उसी प्रकार संविधान के जो लेसन होते हैं उनको हम भाग कहते हैं, ठीक है। भाग या लेसन एक ही बात है, ठीक है। यदि आप किसी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, आपको लेसन मिलेंगे, पाठ मिलेंगे। तो वही लेसन या पाठ क्या कहलाते हैं, संविधान के भाग कहलाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने भाग हैं, 22 हैं। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद पर। तो देखिए अनुच्छेद, संविधान में हमें क्या मिलते हैं, अनुच्छेद मिलते हैं। अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं। हमने यहाँ क्या पढ़ा था, आईपीसी में क्या मिलेंगी, आपको धाराएं मिलेंगी, लेकिन अनुच्छेद में आपको कहीं धारा देखने को नहीं मिलेगी, और आईपीसी में कहीं आपको अनुच्छेद देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद में कितने हैं अनुच्छेद, तो 395 हैं।
और देखिए आपको कहीं कहीं कितने मिल देखने को मिलेंगे 444 या 45, ठीक है। तो देखिए 444 45 कब हो जाते हैं, जब हम जैसे मान लो अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 का 1 हो गया, अनुच्छेद 19 का 2 हो गया, अनुच्छेद 19 का 3 हो गया, ऐसे करके जी मतलब सभी के काबा खाजी सब मिला के 444 मिलता है कहीं कहीं, लेकिन हम ओरिजिनल हैं जो वही मानेंगे 395, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ाएंगे सभी, जैसे 19 का हो गया, खा हो गया, ये सभी आपको पढ़ाएंगे। तो लेकिन ओरिजिनल है जो आपको याद रखना है 395, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अभी तक संविधान में हमारे कितने संशोधन हो चुके हैं। संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं वर्तमान में, तो दोस्तों संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। तो जो लास्ट संशोधन हुआ था वह कब हुआ था, वह हुआ था 10 अगस्त 2021 को, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, 10 अगस्त 2021 को, ठीक है। लास्ट संशोधन 10 अगस्त 2021 को, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अनुसूचियों पर। तो देखिए अनुसूचियाँ क्या हैं कि कम हैं, 12 हैं, तो हम इनको ही निपटा लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 395 ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम अनुसूचियों से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो अनुसूचियाँ क्या कहलाती हैं, तो ये संविधान में वर्णन है, ठीक है। तो देखिए प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थीं संविधान में, प्रारंभ में जब संविधान लागू हो रहा था तब कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन बाद में संशोधन कर करके 4 अनुसूचियाँ और जोड़ गई। तो अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं, वर्तमान में है 12। कितनी है दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो टोटल आपसे पूछे कि प्रारंभ में कितनी थी, तो 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, तो 12 हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों अब आते हैं हम फर्स्ट अनुसूची पर। दोस्तों ये अनु का अर्थ आप अनुच्छेद मत समझना, इसका अनुच्छेद नहीं है, क्या है दोस्तों, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची। तो अनुसूची, अनु लिख दिया है मैंने शॉर्ट में, तो आप इसका अनुसूची लगाइएगा अभी अनुमान, ठीक है, क्योंकि हम अनुसूची पढ़ रहे हैं अभी, अनुच्छेद बाद में पढ़ेंगे। तो अनु का मतलब अनुसूची। अनुसूची फर्स्ट में क्या लिखा है, तो राज्यों का संघ क्या है दोस्तों। देखिए यदि अनुच्छेद फर्स्ट में भी ये भारत राज्यों का संघ है, लेकिन अनुसूची की हम बात करें तो इसमें आपको डिटेल में मिलेगा कि देखिए मान लो मध्य प्रदेश कोई राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, ये सब आपको ब्यौरा किस में मिलेगा, अनुसूची फर्स्ट में मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि मध्य प्रदेश वाले बोलेंगे कि ललितपुर जिला मेरा है, झांसी जिला मेरा है, तो ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। अनुसूची फर्स्ट में सब लिखा है कि कहाँ से कहाँ तक सीमा रहेगी, कितना क्षेत्रफल रहेगा, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अनुसूची फर्स्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, अनुसूची फर्स्ट में दिया हुआ है। तो वहीं यूटी की बात करें, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। देखिए केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाया जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश उसे बनाया जाता है जो एक तो देखिए मतलब दूर हो, थोड़ा क्या हो दोस्तों, दूर हो, संघ मतलब केंद्र की राजधानी से थोड़ा दूर हो, या फिर राष्ट्रीय महत्व का हो, कैसा हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, या फिर दूर हो, थोड़ा दूर हो, या राष्ट्रीय महत्व का हो, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व लिख ही देते हैं। देखिए एक तो क्या हो, दूर हो थोड़ा, और राष्ट्रीय महत्व का हो। जैसे कि आप दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, तो वो क्या है, दूर है थोड़ा, तो इसलिए उसको यूटी मतलब इसकी देखिए ये किसके अंडर में रहेगा, केंद्र का, इसका यहाँ सीधा मतलब वो रहेगा, शासन रहेगा, ठीक है। और राष्ट्रीय महत्व मतलब जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो इसलिए इसे यूटी बना दिया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, अनुसूची 2 को देखते हैं। अनुसूची 2 में क्या दिया हुआ है, वेतन, यानी कि जो पद होते हैं उनका जो वेतन दिया रहेगा, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, उच्च न्यायालय, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय, एक मिनट शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे मान लो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, तो उनका वेतन क्या रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा अनुसूची 2 में, ठीक है, अनुसूची 2 में, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, वेतन। तो वेतन से संबंधित चर्चा किस में है, अनुसूची 2 में है।
अनुसूची 3 पर आते हैं तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है। विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की शपथ कौन करवाता है, उपराष्ट्रपति की शपथ कौन करवाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ कौन करवाता है। तो ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा, अनुसूची 3 में देखने को मिलेगा। तो अनुसूची 3 में आपको क्या याद रखना है, शपथ याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अनुसूची 4 पर। तो अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा है। क्या है दोस्त, राज्यसभा। राज्यसभा मतलब कि इसमें किसको कितना प्रावधान देना है हमें, किन को मतलब आरक्षण देना है, तो इस प्रकार की चर्चा अनुसूची 4 में है, ठीक है। राज्यसभा से संबंधित, ठीक है। तो अनुसूची 4 समझ में आ गई। वैसा उसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखिए राज्यसभा हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ओनली हम अनुसूची 4 पढ़ रहे हैं कि अनुसूची 4 में किसका उल्लेख है, क्या दिया है, ठीक है। इतना हम आपको बता रहे हैं अभी, ये बाद में बताएंगे राज्यसभा क्या कहलाती है, कैसे इनके जो वो होते हैं इसमें राज्यसभा में उम्मीदवार, उनका चुनाव कैसे होता है, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। अनुसूची 5 में क्या है, तो अनुसूची 5 हम आपको बताते हैं। इसमें है SC ST, SC ST एक मिनट बता रहे हैं पूरा, SC ST। तो ठीक है, SC ST के लिए जो विकास की प्रावधान है, क्या है दोस्तों, विकास की प्रावधान है। देखिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं SC ST के लिए, वो हैं अनुसूची 5 में। SC ST के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है, विकास के लिए, तो वो हैं अनुसूची 5 में। उसके बाद में आती है हमारी अनुसूची 6, अनुसूची 6 दोस्तों, ठीक है। तो अनुसूची 6 में क्या दिया हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य। देखिए पूर्वोत्तर राज्य जिस प्रकार अनुसूची 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, उसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी विशेष विकास के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अब वो पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से होंगे, आप अपने राज्य को शामिल मत कर लेना, जैसे MP वाले हो गए तो कहो हमारा भी राज्य होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो अनुसूची 6 में है उन्हीं के लिए विशेष प्रावधान दिए रहेंगे। मान लो जो पिछड़ गए हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है असम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और इसी में रहेगा आपका मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर राज्य 4, इनके विकास के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा किस में है दोस्तों, अनुसूची 6 में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की चर्चा किस में है, तो अनुसूची 6 में है। चलिए अब हम नेक्स्ट अनुसूची पर चलते हैं दोस्तों। अब आती है हमारी अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में क्या दिया है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब शक्तियों का विभाजन नहीं होगा यदि, तो मान लो शिवराज सिंह जो MP के मुख्यमंत्री हैं वो बोलते नहीं मैं ये काम मैं करूँगा, सेना को आदेश देते हैं चलो पाकिस्तान पे अटैक कर दो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसको कौन सा मतलब विषय है वो किसके अंडर में रहेगा, ये सब आपको अनुसूची 7 में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए इसके अंतर्गत 4 सूचियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो प्रत्येक सूची में विषयों की चर्चा दी गई है कि ये राज्य सरकार संभालेगी, ये केंद्र सरकार संभालेगी। तो देखिए सबसे पहले कौन सी अनुसूची आती है, संघ सूची। संघ सूची पर नियंत्रण किसका रहेगा, यानी कि नियंत्रण रहेगा केंद्र सरकार का, ठीक है। नियंत्रण मतलब कोई भी कार्य है तो वह केंद्र सरकार के बिना नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुल विषय आते हैं दोस्तों 100 आते हैं। कितने विषय आते हैं, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। संघ सूची में 100 विषय आते हैं। जैसे सेना हो गई, ठीक है। सेना आप देखिए केंद्र सरकार की मानेगी ना कि राज्य सरकार की। अब मान लो बिहार की सरकार है, बोले चलो चीन पर हमला कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। किसकी मानेंगी, केंद्र सरकार की। जब केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी तभी वह ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो सेना हो गई, वायुयान हो गए, जैसे बैंक हो गए, पोस्ट। देखिए जो पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था है तो वह भी किसके अंतर्गत आती है, तो संघ सूची में रखा गया है उसको भी। तो केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है पोस्ट ऑफिस पर भी, ठीक है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ लोग समझते थे इसको कि राज्य सरकार रखती है, ठीक है। दूसरी है जो अनुसूची, सॉरी से राज्य सूची, ठीक है।
अनुसूची तो हम साथ ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो दूसरी जो सूची है वह है राज्य सूची। राज्य सूची किसके अंडर में आती है? तो ये आती है राज्य सरकार की। इस पर नियंत्रण किसका रहेगा? राज्य सरकार का रहेगा, ठीक है। इसमें जो कुल विषय आते हैं वह आती हैं 61, ठीक है। देखिए पहले क्या था कि पहले 66 विषय थी, इसमें कितने विषय थे दोस्तों? 66 विषय थी, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके इसमें 61 विषय दे दिए। देखिए अब ये तो गलत हो गया है राज्य सरकार के पास। अब देखिए कोई आप मान आपकी काम कम करवाना चाहेगा, देखिए वो अलग बात है कि अब देखिए किसी मजदूर से कहेंगे कि आपको 66 काम करने हैं, तो उससे कहेंगे कि लेकिन आपकी 4-5 काम आपकी कम कर दिए जाएंगे, तो उसको खुशी होगी। लेकिन ये राज्य विषय ऐसे हैं जिनके लिए आप समझ सकते हैं मंत्री लोग क्यों देना चाहेंगे, क्योंकि उनके मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, उनके विभाग रहेंगे तो उनको पैसा भी अच्छा मिलेगा, आमदनी होगी, कहीं से ना कहीं से हो ही जाएगी। तो ये 4 विषय, लेकिन देखिए 66 थे लेकिन इनके 4 कम हो गए। तो देखिए 4 इन्होंने डायरेक्ट किसको नहीं दिए? केंद्र सरकार के लिए पास नहीं दिए, मतलब संघ सूची में नहीं रखे। जो 5 कम हुए थे तो वो किसके पास नहीं रखे इन्होंने? संघ सूची में। देखिए वो किस में रख दी वो आपको बता रहे हैं। तीसरी आती है संबलती सूची। तो संबलती सूची में किसका नियंत्रण रहेगा? दोनों का, मतलब वो काम राज्य सरकार भी करवा सकती है और वही काम केंद्र सरकार भी करवा सकती है। तो ये इसके विषयों की चर्चा करें तो विषय कितने हैं इसमें? देखिए 47 विषय थी पहले, पहले कितने थे? 47 विषय, लेकिन बाद में कितने हो गए? 52। जो यहाँ के 5 विषय थे वह उठा के कहाँ रख दिए? संबलती सूची में, यानी कि उस पर कानून बनाने के अधिकार दोनों को होगा। तो इसमें कौन कौन सी विषय आती हैं? देखिए राज्य सूची में पुलिस वगैरह आ जाते हैं। जैसे पुलिस है तो पुलिस राज्य सरकार के पास होगी, सफाई व्यवस्था है तो वह राज्य सरकार करवाएगी, ठीक है। और संबलती सूची में क्या आता है? तो दोस्तों संबलती सूची में शिक्षा आती है, शिक्षा आती है, जैसे मेडिकल व्यवस्था हो गई, तो ये भी संबलती सूची में आ जाएगी। शिक्षा में देखिए जैसे आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल में वह तो किसके पास रहेंगी? राज्य सरकार के पास में रहेंगी। जैसे जो एमपी बोर्ड से रिलेटेड है तो वह एमपी सरकार के पास में रहेंगी, और जो सेंट्रल स्कूल हो गए, सीबीएसई हो गए, तो वह केंद्र सरकार के पास रहेंगी। मतलब शिक्षा व्यवस्था उनकी देखरेख का जो काम है वह केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो ये होती है संबलती सूची। इसका नियंत्रण, इस पर नियंत्रण दोनों का रहता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है। तो इसमें तो अभी टोटल 52 विषय हैं और राज्य सूची में टोटल 61 विषय बचे हैं अभी, ठीक है। और दोस्तों एक और आती है चौथी सूची, वह है अपशिष्ट सूची। कौन सी सूची? अपशिष्ट सूची। दोस्तों देखिए इसमें अपशिष्ट सूची में क्या आता है कि जो ऐसे संविधान तो देखिए कब बन गया था हमारा, लागू ही हो गया था 1950 में, लेकिन इसके बाद में अब जो भी नई नई चीज़ें आएंगी वह किस में जाएंगी? तो वह जाएंगी अपशिष्ट सूची में। देखिए जैसे सोशल मीडिया, क्या 1950 के समय में सोशल मीडिया थी? नहीं थी, लेकिन बाद में इसे लाया गया तो अपशिष्ट सूची। संविधान वाले भी बहुत होशियार थे। देखिए व्यवस्था पहले से ही करके गए हैं कि कोई भी बाद में यदि आता है तो उसका स्वागत है, अपशिष्ट सूची में आइएगा, प्रेम से रहिएगा, ठीक है। तो जैसे सोशल मीडिया बाद में आई, परमाणु तकनीक आई बाद में, तो इन सबको किस में रखा गया? अपशिष्ट सूची में रखा गया, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची की ओर। तो दोस्तों अब आती है हमारी अनुसूची 8। कितनी आती है? अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में क्या दिया हुआ है? भाषा दी है। क्या दी है? भाषा। देखिए अनुसूची 8 में भाषा, लेकिन जब संविधान प्रारंभ हो रहा था, लागू हो रहा था, तब कितनी भाषाओं की चर्चा थी इसमें? 14। कितनी थी दोस्तों? 14। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं की चर्चा है संविधान में? 22, ठीक है। कितनी भाषाएं हो गई? 22 हो गई हैं, ठीक है। तो अनुसूची 8 में भाषा याद रखना है आपको। इसके बाद में अनुसूची 9, ठीक है। यहाँ तक तो क्या थी हमारी? पहले थी संविधान में, यहाँ तक संविधान में जब संविधान लागू हो रहा था तो यहाँ तक तो पहले थी अनुसूची 8 तक। 8 अनुसूचियाँ थी टोटल, लेकिन अनुसूची 9 को बाद में लाया गया और क्या रखा गया इसमें वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अनुसूची 9 में रखा गया भूमि सुधार, ठीक है। बाद में क्या हुआ? भूमि सुधार हुआ। तो देखिए ये कब हुआ? फर्स्ट संशोधन के
द्वारा। फर्स्ट संशोधन कब हुआ? फर्स्ट संशोधन हुआ था 1951 में, यानी कि 50 में हमारा संविधान लागू हुआ और उसके 1 साल बाद इस संविधान संशोधन हुआ 1951 में। इसके द्वारा भूमि सुधार में क्या किया गया? तो जमींदारी जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। अनुसूची 10 में क्या आता है दोस्तों? तो अनुसूची 10 में आता है दल बदल। अनुसूची 10 में क्या आता है? दल बदल। दल बदल, देखिए दल बदल के ऊपर पहले कानून ऐसा नहीं था, लेकिन इसे 1985 में राजीव गांधी के समय 1985 में कौन था प्रधानमंत्री देश का? राजीव गांधी। ठीक है। तो इनके समय में क्या किया गया? एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ जिसको हम कहते हैं दल बदल। देखिए कोई भी व्यक्ति है वो दल बदल यानी कि पार्टी चेंज कर सकता है। मान लो जैसे कोई बीजेपी में है, उसको कांग्रेस में जाना है तो वो आसानी से जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक नियम बनाया गया कि 1 मिनट देखिए, जैसे कोई कांग्रेस में है तो वह बीजेपी में आ सकता है, लेकिन क्या होगा? मान ली कोई विधायक है। ठीक है। क्या है दोस्तों? विधायक। कोई विधायक है, वह बीजेपी में आना चाहता है, कांग्रेस का विधायक वह बीजेपी में आना चाहता है, तो क्या होगा कि जो उसकी विधायकी है, कोई विधायक है वह कांग्रेस में है, वह बीजेपी में आना चाहता है, तो उसकी जो विधायकी है वह क्या हो जाएगी दोस्तों? खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा? जो उसकी विधायकी है वह खत्म हो जाएगी और वहाँ पर क्या होंगे? फिर से वह उपचुनाव आपने सुना होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की अभी 2020 में हुए थे। गोविंद सिंह जो परिवहन मंत्री हैं वह कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तो उनकी जो विधायकी थी वह खत्म हो चुकी थी, तो फिर से क्या हुए? उपचुनाव हुए और उपचुनाव के द्वारा फिर से वो विधायक बने और मंत्री भी हैं अभी वर्तमान में। तो इस तरह से मतलब दल बदल कानून बनाया गया कि जो मतलब पद है आपका वह चला जाएगा, विधायकी आपकी नहीं रहेगी यदि आप दल बदलते हैं। ठीक है। बाद में तो फिर से उपचुनाव कराना पड़ेगा, उसके बाद में आप जो हार जीत का फैसला होगा फिर आप जो वो बात की प्रक्रिया है। ठीक है। अनुसूची 11 में क्या है वो देखते हैं। अनुसूची 11 में है पंचायती राज, यानी कि किसको जोड़ा गया? पंचायतों को। इसमें आ जाएगी आपकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो इसको कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान के द्वारा, दल बदल को 52वें संविधान संशोधन द्वारा और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। ये कब जोड़ा गया? तो 1993 में जोड़ा गया, 1993 में पंचायती राज को। उसके बाद में अनुसूची 12वीं अनुसूची हमारी आती है। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? नगरीय निकाय है, यानी कि नगर पालिकाएं। ठीक है। तो इसको कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसे भी 1993 में लागू किया गया, 1 जून 1993 में लागू किया गया। और एक कानून मतलब पंचायती राज आया तो 92 में गया था, 1992 में, लेकिन लागू कब किया गया? 1993 में, 1 जून 1993 में। तो इनको दोनों को लागू किया गया। ठीक है। तो दोस्तों ये अनुसूची हमारी जो 12 थी वह खत्म हो गई। तो हमारी नेक्स्ट क्लास से जो हम कल करेंगे, कल से अब अनुच्छेद चालू कर देंगे। और आपको कैसी लगी? अगर समझ में आई होगी। देखिए अभी थोड़ा क्या है कि संसाधनों की कमी है, तो उतना क्वालिटी में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, तो लेकिन आप उसको मत देखें। यदि आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम आपकी क्वालिटी है जो वह भी ठीक कर देंगे। और देखिए पहले हम लिख के इसलिए समझाते हैं क्योंकि यदि बाद में यहाँ लिखेंगे तो उतना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं हमारी सिचुएशन। तो ठीक है, जैसा भी है ठीक है, वैसे आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपकी अनुच्छेद चालू कर देंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और देखिए ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, एमपी पुलिस हो, पटवारी हो या फिर बीपीएससी हो, तो उसके लिए भी पॉलिटी जहाँ भी पूछी जाती है तो वहाँ में आपको एक काम आएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।